चलो करें शुरू। चलिए कहाँ तक पहुंच गए थे बताइए मुझे जल्दी से आप। ऑस्मोसिस पढ़ा रहा था मैं, वाटर पोटेंशियल तो पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी। हाँ, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बता दी थी मैंने आपको कि वाटर का जो फ्लो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होना जरूरी है। आप सेमी भी बोल सकते हैं, आप सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही शब्द जो है वो सिलेक्टिव है, क्योंकि मेम्ब्रेन्स हमेशा सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं। बस वो तो उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसका नाम दे देते हैं कि परमेबल है, इम्परमेबल है ना, या सेमी परमेबल है। वैसे मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं? सेलेक्टिवली परमेबल, क्योंकि मल्टीपल सॉल्यूट्स के लिए ही काउंट करना होता है मेम्ब्रेन्स को। सही है। तो हमने कही थी ये बात कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम ने हमने भरा है पानी, और वाटर जो था बच्चे वो प्योर वाटर था। और प्योर वाटर के बारे में बात हुई थी हमारी कि जो प्योर वाटर होता है उसका हम डीपी तो बताते हैं मैक्सिमम, और ओपी बताते हैं जीरो। जीरो इसकी मिनिमम वैल्यू है। सही है। फिर हमने कहा कि हमने इसके दो पार्ट कर दिए सिस्टम के, एक को नाम दिया ए और दूसरे को नाम दिया बी, और ए और बी दोनों के अंदर हमने प्योर वाटर ही रखा हुआ है। और प्योर वाटर का जो डीपी है वो कैसा है? मैक्सिमम। और ओपी जो है वो कैसा है? जीरो। जीरो इसकी कैसी वैल्यू है? मिनिमम। और बीच में जो मेम्ब्रेन लगाई है वो हमने बोला है कि सेमी या सेलेक्टिवली परमेबल है। कैसी है? सेमी या फिर सेलेक्टिवली परमेबल है। सही है बात या नहीं? फिर हमने कहा कि भाई जो बी सिस्टम है उसमें हमने मिलाए क्या? सॉल्यूट्स। जितने सॉल्यूट मिलाएंगे उतना वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने में बिजी हो जाएगा। तो जो प्योर वाटर है वो प्योर वाटर रहेगा नहीं, अब ये बन जाएगा क्या? और सॉल्यूशन बनते ही इसका डीपी कम हो जाएगा और ओपी जो है वो बढ़ जाएगा। बात आती है कि ओपी कितना बढ़ जाएगा, तो हम कहते हैं ओपी उतना ही बढ़ेगा जितना सॉल्यूट होगा। ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ेगा जितना सॉल्यूट होगा। तो हम बताएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ है वो किसकी वजह से डेवलप हुआ है? तो हम कहते हैं ओपी, या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। सही है। इसलिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को दूसरा नाम सॉल्यूट प्रेशर भी बताते हैं। एक चीज तो ये। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों तरफ इधर वाटर के मॉलिक्यूल कितने, और शुरू में इधर भी कितने थे, लेकिन अभी हमने सॉल्यूट कितने मिला दिए मान लो 40, तो 40 सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने में 40 वाटर मॉलिक्यूल बिजी हो गए। तो बी सिस्टम में पानी कितना रह गया? और ए में? तो पानी कहाँ ज्यादा है, कम कहाँ है? तो हमने कहा कि वाटर जो है वो मेम्ब्रेन से होता हुआ जब निकलेगा अपनी हायर कंसंट्रेशन टू, तो इसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? याद है आपको ये बात? क्या आप ये बात समझ पाए थे? हाँ या ना? देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के दो तरीके हैं। बोलो ऐसे कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है इसका मेजरमेंट करने के तरीके कितने हैं? दो तरीके हैं, एक है थ्योरेटिकल और दूसरा है प्रैक्टिकल। और एनसीईआरटी मैथमेटिकल थ्योरेटिकल एक ही बात हो गई। हाँ, एक तरीका है थ्योरेटिकल और दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो थ्योरेटिकल तरीके की करेंगे। किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए एमआरटी, या याद कर लीजिए सीआरटी। यहां पर सी कंसंट्रेशन है या एम मोलर कंसंट्रेशन है, बात एक ही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, एम स्टैंड फॉर द मोलर कंसंट्रेशन। तो आप कंसंट्रेशन लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज्यादातर किताबें जो है वो फॉर्मूला क्या लिख के देती हैं? सीआरटी कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन मोलरिटी के बेसिस पर भी हो सकती है और नॉर्मेलिटी के बेसिस पर भी हो सकती है, पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एम, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू हमें बताई जाती है 0.082, सही है। और टी जो है बच्चे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या है बोलो, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोलो 273 केल्विन, 273 केल्विन, सही है। ये जो फॉर्मूला है, ये जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज के लिए लिखा, मैंने कहा कि 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन है, कैसा है, तो यहां बताइए m की वैल्यू कितनी है, 1m है। तो अगर आप ओपी निकालेंगे तो 1 इंटू 0.082 इंटू 273 लिखेंगे, तो आएगा आपके पास बताइए 22.4 एटीएम या पास्कल या बार, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 22.4 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो फॉर्मूला अभी हमने लगाया है, ये उन सॉल्यूट्स का है जो पानी में डिसॉल्व होने पर आयंस नहीं देते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, NaCl पानी में अगर हम डिसॉल्व करते हैं ना, तो वो Na+ और Cl- में टूट जाता है, हाँ या ना, यस और नो। तो आप बताइए कि जो आयंस में टूट जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, और जो आयंस में नहीं टूटते उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमने यहां लिखा है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है, किसका है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को बदल दिया जाए इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा ICRT या IMRT, सही है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाने पर, डिसॉल्व होने पर आयंस देते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने पर आयंस नहीं देते हैं, सही है बात या नहीं। आप बताएं कि यहां अगर हम लिखें 1MnACl सॉल्यूशन, कैसा, तो आपको याद करना है कि यहां फॉर्मूला ICRT है, तो उसमें I का मतलब है आयनाइजिंग कांस्टेंट, जो कि आपको हमेशा गिवन रहेगा बच्चे, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा गिवन होती है। और NaCl के लिए आप बताइए I की वैल्यू 2 होती है, ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने को मिलेगा, सॉल्यूशंस की बात जब करते हैं ना उस टाइम पे, तो I की वैल्यू आपको बताई जाएगी कि भाई I की वैल्यू कितनी होती है NaCl के लिए। तो अगर मैं फॉर्मूला पढ़ूंगा बच्चे ICRT और 1m NaCl सॉल्यूशन का मुझे OP बताना है, तो मैं बताऊंगा I की वैल्यू कितनी, मोलर कंसंट्रेशन कितनी, और फिर R कितना, और इंटू 270। आप देखो यहां से लेकर यहां तक तो था 22.4, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 44.8 एटीएम या पास्कल यहां पर क्या आएगा, या बार, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप अगर यहां ध्यान देंगे तो दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, 1m NaCl है और 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन है, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, लेकिन फिर भी ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, NaCl का। किसका ज्यादा है, तो आप याद कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन होते हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलो ऐसे, किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज्यादा आता है, बोलो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा आता है। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज्यादा आएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बना, आप सोचो ऐसे कि भाई आपको ना दो सिस्टम दिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपको कहें कि दो सिस्टम है ए और बी, बोथ आर सेपरेट बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और द सेलेक्टिवली। बताइए ए सिस्टम में 1m NaCl सॉल्यूशन है और बी सिस्टम में 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो दोनों तरफ मोलर कंसंट्रेशन क्या है, आप देखेंगे कि जब ऑस्मोसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, तो वो डीपी हाई से डीपी लो की ओर जाता है, लेकिन ओपी लो से ओपी हाई की ओर जाता है। वाटर का मूवमेंट डीपी के जस्ट अपोजिट है। अगर वाटर मूवमेंट यहां देखोगे आप, तो आप देखो यहां डीपी ए में क्या है और बी में कम है। मिनिमम मत बोलो, मिनिमम आपको नहीं पता बच्चे कितना है, कम है, ए के कंपेयर में कम है, तो पानी हाई डीपी2, लेकिन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पानी लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू कहां जा रहा है।
अब मुझे बताओ कि 1 m NaCl और 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन में से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा आएगा? किसका ज्यादा आएगा? तो मुझे वाटर का मूवमेंट बताइए, आप किस तरफ जाएगा? कहां जाएगा? B2, लो OP2, लो OP2। लेकिन अगर यही मैं क्वेश्चन को बदल के कर दूं कि भाई यहां लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिस्टम ए, ये सिस्टम बी, इधर है 1 m NaCl सॉल्यूशन और इधर है 2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो दोनों तरफ ओपी की वैल्यू आएगी 22.4 ATM। हाँ या ना? तो आप बताएंगे कि यहाँ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या रहेगा? नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या रहेगा? एग्जैक्टली exactly। और वहीं अगर मैं इसको बदल दूं और सीक्वेंस में कर दूं कि भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग रही है, एक सिस्टम ए और एक सिस्टम बी है, और इधर 1 m NaCl सॉल्यूशन है और इधर 1 m नहीं 3 m ग्लूकोज सॉल्यूशन है। 3 m है ना? हाँ या ना? तो इसका मतलब ओपी अब ग्लूकोज का 1 m NaCl से भी ज्यादा हो गया है ना? तो पानी फिर कहां से कहां चलेगा? तो यहां तो बोलो डायनामिक इक्विलिब्रियम है और अब यहां ए से बी की तरफ जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे सॉल्यूशंस में पानी को लो ओपी से हाई ओपी की ओर लेकर जाना है। ले जा पाएंगे? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ूं? इसको दिक्कत? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? सीधे बैठो फिर। आवाज नहीं करेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं ना आपसे। बोलो, 3 सिस्टम है, ए, बी और सी। ए जो है इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें पानी क्या होता है? ज्यादा। सही है। बी में बोलो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जितना पानी सेल में उतना ही सॉल्यूशन के अंदर है। सही है। और सी में बताइए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा तो सॉल्यूशन है? और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर की अमाउंट कम होती है एज कंपेयर टू सेल। में लास्ट लेक्चर में ये बात बहुत अच्छे से आपको बता के गया था। सही है। आप बताइए, हमारे पास 3 प्लांट सेल हैं। कितनी है? 3 प्लांट सेल हैं। जैसे मैं पहले सेल तो बना रहा हूं यहां पर, ये जो बना रहा हूं बच्चे मैं, ये इसकी सेल वॉल है। ठीक है। सेल वॉल के साथ प्रेजेंट है बोलो सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ जो दिख रही है ना आपको, ये ठीक है। और उसके अंदर बोलो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। सही है। तो सबसे बाहर वाली ये जो लेयर है ये क्या है? सेल वॉल है। उसके अंदर की तरफ ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये अंदर क्या है? ये वैक्यूल है। सही है। सेम टू सेम ऐसा ही आपको बताना है कि एक सेल इधर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है और एक सेल इधर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक में भी है। ठीक है। यस और नो? ठीक है। अब आपको ऐसे याद करना है इसको कि भाई बाहर की तरफ क्या था सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी सेल की कंपेयर में ज्यादा या कम? ज्यादा है तो पानी सेल के अंदर जाएगा या बाहर आएगा? अंदर जाएगा ना? तो आप बताइए वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट किस तरफ रहेगी? अंदर की तरफ रहेगी ना? तो बोलो, इसे हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस।
ठीक है। एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, तो बोलो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को पानी क्रॉस करता हुआ जब सेल के अंदर एंटर करता है, गर्दन सबकी सीधी, बैक भी बिल्कुल स्ट्रेट और आई कांटेक्ट कंपलसरी, बोर्ड पे ध्यान, समझ रहे हैं। तो पानी जब सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो इसे हम बोल रहे हैं एंड ऑस्मोसिस। क्या बोल रहे हैं? एंड ऑस्मोसिस का मतलब हो गया कि वाटर सेल के क्या हो रहा है, तो एक्स्ट्रा वाटर सेल के पास आएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि सेल अपना एक्स्ट्रा वाटर कहाँ स्टोर करती है, तो आपका आंसर होगा कि सेल अपना एक्स्ट्रा वाटर कहाँ स्टोर करेगी? वैक्यूल में। कहाँ स्टोर करेगी? इसलिए इसके वैक्यूल का साइज क्या बनाया मैंने, यस और नो, अच्छे से। अब बताइए जब सेल पानी के अंदर क्या कर रही है, मतलब सेल के अंदर पानी क्या कर रहा है, आ रहा है, तो अंदर का वॉल्यूम सेल का बढ़ रहा है या कम हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आप बताएंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, वो अंदर से बाहर की ओर एक क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है? प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ने से। इस प्रेशर को बोलो हम टर्गर प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्या नाम बोलेंगे? क्या नाम बोलेंगे? टर्गर प्रेशर बोलेंगे। इसे इन शॉर्ट हम टीपी भी लिखते हैं। लेकिन ठीक इसी टाइम पे जब टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा वॉल पर, कहां पर? वॉल पर, तो वॉल रिजिड है, तो वॉल बाहर की तरफ फैलेगी या टिकी रहेगी? तो वॉल भी तो एक प्रेशर बिल्डअप कर रही है ना वहां पर। जब आपने प्रेशर लगाना शुरू किया किस पे? वॉल पे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? तो वॉल भी तो अपनी जगह पे बने रहने के लिए एक प्रेशर बिल्ड करेगी ना। और बताइए कि जो प्रेशर यहां से बाहर से अंदर की तरफ कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो वॉल प्रेशर। इन शॉर्ट इसे क्या लिखते हैं? लेकिन ये एक बात आपको याद रखनी है कि इस सेल में जितना टर्गर प्रेशर लगेगा उतना ही वॉल प्रेशर भी लगेगा, क्योंकि प्रेशर तो टर्गर प्रेशर होता है, वॉल प्रेशर तो रिजिडिटी की वजह से प्रेशर बिल्डअप करती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? और इन दोनों प्रेशर्स को हम टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ऐसी सेल जिसमें टर्गर प्रेशर लगता है उसे हम टर्जिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्जिड सेल कहते हैं। जब प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था ना, तो कंडीशंस फॉर द ग्रोथ में एक टर्म आई थी कि भाई जो वाटर होता है ग्रोथ के लिए वो एक्सटेंशन ग्रोथ करवाकर सेल को टर्जिड करता है। तो बच्चों का डाउट था कि सर टर्जिड सेल क्या होती है, तब मैंने कहा था कि वाटर की एंट्री की वजह से सेल का क्या हो जाना, हाँ टाइट हो जाना, सेल अंदर से पानी का वॉल्यूम अंदर बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ने से सेल अंदर से अपने आप को थोड़ा टाइट फील करवाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल। तो आज मैं आपको वो टर्जिड सेल के बारे में समझा रहा हूँ कि टर्जिड सेल का मतलब होता है कि ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर, सेल जो है बच्चे उसका प्रोटोप्लाज्म अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ बिल्ड करता है, उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? और ऐसी सेल जिसमें टर्गर प्रेशर लगता है उसे हम टर्जिड सेल के नाम से जान लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? यहां तो कोई प्रॉब्लम? टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर समझ में आया है आपको? ठीक है। दूसरी बात आपको समझनी है कि जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो आप बताइए कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जो पानी है वो सेल से क्या होगा? बाहर जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल से बाहर जाएंगे, सही है। यहां तो ये जो मैं ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ ये वाटर की एंट्री दिखा रहा हूँ, सही है। और ये जो बाहर निकल रहा है कौन निकल रहा है? वाटर ही बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब वैक्यूल का साइज लगातार छोटा होता जा रहा है, वैक्यूल का साइज लगातार छोटा होता जा रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर निकलता जाएगा तो उस वैक्यूल से पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। किसी भी सेल में अगर पानी की कमी आती है तो सबसे पहले वो कमी वैक्यूल पूरी करती है, क्योंकि वैक्यूल अपने पास एक्स्ट्रा वाटर संभाल के रखती है। तो आप बताइए जब सेल के साइटोप्लाज्म से क्या निकलना शुरू हुआ? वाटर। तो उसके वाटर के बैलेंस को किसने मतलब कंट्रोल किया? तो इसका मतलब वैक्यूल में भी लगातार पानी की क्या होती जा रही है, तो वैक्यूल का साइज भी क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इस प्रोसेस को बोलो एक्सॉस्मोसिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? बोलो यही वो प्रोसेस है जिसे प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो यही वो प्रोसेस है जिसे प्लाज्मोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। सेल का पानी से मतलब पानी का सेल से बाहर निकलना और सेल का श्रिंक हो जाना, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। इसमें एक्सॉस्मोसिस भी बोल सकते हैं और पानी का सेल से बाहर निकलना। ठीक है बात या नहीं? आपको एक बात ध्यान रखनी है अपने दिमाग में हमेशा कि यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन है?
सेल, और आप बताना कि सेल वॉल एक परमिएबल बाउंड्री होती है। आप लोग क्या थोड़ा लेट शुरू किया था आप लोगों ने, इसलिए सेल बायोलॉजी आपको मैंने नहीं पढ़ाई थी, लेकिन आपसे पहले वाला जो बैच शुरू हुआ था उसको मैंने पढ़ा दी थी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप सबके बैच बराबर हुए, चारों बैच प्लांट फिजियोलॉजी से। सेल बायोलॉजी उनका पहले हो चुका है, आपका बाद में होगा। सही है बात या नहीं? तो जब आप सेल वॉल पढ़ेंगे ना सेल बायोलॉजी में, पेज नंबर 132 में पढ़ाएंगे आपको ये बहुत बढ़िया से सेल बायोलॉजी के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि सेल वॉल एक परमिएबल बाउंड्री होती है, वो मॉलिक्यूल्स के आने जाने को कभी भी रेजिस्ट नहीं करती है। क्यों होती है परमिएबल बाउंड्री, वो तो बोलो जब वॉल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है बात या नहीं? तो पानी जो है वो सेल के अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, उससे वॉल को कोई फर्क फर्क पड़ता है? मेम्ब्रेन को, क्योंकि मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। हाँ या ना? अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई सेल मेम्ब्रेन जब श्रिंक हुई, बेटा पढ़ ले, कहां देख रही है, क्या चाहिए? आप याद रखेंगे कि भाई सेल मेम्ब्रेन जब क्या हो रही है, तो मेम्ब्रेन वॉल से दूर हट रही है। यहां देखो मेम्ब्रेन वॉल पर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, और यहां मेम्ब्रेन वॉल से क्या हो रही है। तो एनसीईआरटी आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछती है कि इस मेम्ब्रेन और वॉल के बीच का ये जो गैप है, इस गैप में क्या आएगा। पेज नंबर 182 है, फर्स्ट पैराग्राफ के ठीक बाद में एनसीईआरटी ने बीच में क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम के ठीक नीचे। व्हाट ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। प्लांट सेल के केस में प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, एनिमल सेल के केस में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, बात एक ही है। श्रंकन प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच के गैप में क्या रहेगा, तो आपका यहां आंसर होगा कि भाई यहां रहेगा क्या, बोलो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि जो बाहर भरा हुआ है वही तो यहीं पर रहेगा, क्योंकि वॉल जो है वो तो परमिएबल है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहाँ बहुत सारे बच्चों को याद हो जाता है कि वैक्यूम होगा, कोई कहेगा पानी होगा, कोई कहेगा कुछ नहीं होता। तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना, आप बोलिए यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सेल वॉल जो है वो कैसी बाउंड्री है, परमिएबल बाउंड्री है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और बताइए ऐसी सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब आप बताइए कि जब हम इसी सेल को रखें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, बोलो यहां जितना पानी बाहर उतना पानी, तो बताइए डायनामिक इक्विलिब्रियम। जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर आ रहा है, हाँ या ना? ना तो हुआ एंडोस्मोसिस और ना ही हुआ, बोलो ऐसी सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं। कैसी सेल कहते हैं? तो आप बताइए ये सेल कैसी है, तो आप बताएंगे ये सेल फ्लैसिड सेल है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फ्लैसिड का मतलब होता है ढीली ढाली होना। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? ढीली ढाली सेल का होना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। ये लड़का कैप वाला जो है, इधर मेरे पास बेटा। जैसे मान लो मैं सेल वॉल हूं, ये सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे ऐसे करा, ऐसे लगा हाथ, हाथों के साथ ऐसे प्रेशर लगा मुझ पे, लगा जोर, ऐसे क्या कर रहा है? आप देखो मैं वॉल हूं और ये मेम्ब्रेन है। अब ये मेरे पे क्या लगा रहा है? हंसो मत, सीखो बच्चे, कॉन्सेप्ट की बात है, दिमाग में आएगी बात तो एग्जाम में +4 करोगे। प्रेशर लगा मुझ पे, ये जितना मेरे पे प्रेशर लगाएगा ना, मैं उतना ही इसको रजिस्ट करने के लिए इधर से खुद भी प्रेशर लगा रहा हूं। ये जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, और जो मैं प्रेशर लगा रहा हूं वो थोड़ा और प्रेशर लगा, और जोर लगा, फुल जोर लगा। देखो ये जितना जोर बढ़ाता जा रहा है उतना मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार टिका रहा हूं। इसका मतलब जितना क्या लगेगा उतना ही क्या लगेगा, इसलिए हमने टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी लिखा, क्योंकि टर्गर प्रेशर लगेगा तो वॉल प्रेशर भी लगेगा। दूसरी बात क्या है, जब ये प्रेशर मुझ पे लगा रहा है, जोर लगा थोड़ा सा, ये इसके प्रेशर की वैल्यू को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे कि भाई 0 से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, 0 से। तो आप बताइए टर्जिड सेल में टीपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सही है? अब आप देखो प्रेशर मत लगा, बस सीधा खड़ा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये देखो मैं और ये दोनों हम क्या खड़े हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, ये मुझ पे प्रेशर, लेकिन वॉल और मेम्ब्रेन, ओ भाई
नहीं पढ़ना तो बैग पैक कर। हाँ तो कोई बात नहीं, हटा दे इसको, साइड में कर दे, उतार के रख दे। ये मेम्ब्रेन है, ये दोनों एक दूसरे पे प्रेशर, लेकिन बीच में गैप भी नहीं है। देखो आप, बोलो ढीली सेल है, प्रेशर लगा तो देखो, मैं ऐसे कोशिश, ये बोलो टर्जिड सेल है, वॉल और मेम्ब्रेन दोनों प्रेशर लगा रहे हैं, बोलो टर्जिड। प्रेशर नहीं लग रहा, फ्लैसिड। तो वॉल पर प्रेशर लग रहा है, पॉजिटिव प्रेशर। वॉल पर प्रेशर नहीं लग रहा, तो बोलो फिर फ्लैसिड सेल। यहां टीपी 0 है ना। अब इधर प्रेशर लगा, प्रेशर की डायरेक्शन किस तरफ है, वॉल की तरफ। फिर फ्लैसिड में प्रेशर प्लाज्मोलाइज्ड में मेम्ब्रेन वॉल से दूर जाती है। उधर जाओ उधर, अरे ऐसे रख, हंस क्यों रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रही बातें हैं। जब मेडिकल कॉलेज में जाएगा तेरे पास ऐसे डॉक्टर तेरे को भेजेंगे कि भाई अब तेरा जो है वो प्रैक्टिकल का टाइम है, और उस टाइम पे मरीज जब आएंगे वो कहेंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसको हंस देना जोर जोर से, है ना, अच्छा डॉक्टर बनेगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया बात, ताकि बच्चा गलत ना करे एग्जाम में, और मजाक में ले रहा है बेटा। प्रेशर लगा मुझ पे, ये कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डायरेक्शन अगर मेरी तरफ है तो बोलो पॉजिटिव प्रेशर है। प्रेशर नहीं लग रहा, 0, आप मुझसे दूर हो जाइए। ये क्या है, ये क्या है। तो आप देखो वॉल पर प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा, दूर हट गया, नेगेटिव। हालांकि मेम्ब्रेन वॉल पर कोई प्रेशर, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए प्रेशर हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन की वजह से। हम कहते हैं वॉल पर प्रेशर लग रहा है, पॉजिटिव। नहीं लग रहा, 0, वॉल से दूर हट गए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो फ्लैसिड सेल में प्रेशर कैसा, 0 से ज्यादा तो टर्जिड सेल हो गई, 0 से कम। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल में हम टर्गर प्रेशर जो है वो कैसा कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करते हैं, नेगेटिव होता नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन तो वॉल पर प्रेशर लगा ही नहीं रही। तो बोलो हम तो मेम्ब्रेन की वजह से उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव प्रेशर कंसीडर करते हैं। तो बताइए, इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल टर्गर प्रेशर एज्यूम एज नेगेटिव। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना, यस और नो। यहां तक क्लियर है चीजें आपको। दूसरी बात, जो टर्जिड सेल होती है उसके आपको 2 टाइप याद करने हैं। अच्छा ये पेन इधर से जाएगा तो लिखेगा, तो नहीं लिखेगा है। हाँ बेटा, चिपकी हुई होती है, जुड़ी हुई थोड़ी होती है। मेम्ब्रेन और वॉल का दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो दीवार से चिपक, फिर दीवार से दूर भी हो सकता है, तो इसका मतलब दीवार और तू एक ही बात है, नहीं। तो मेम्ब्रेन अलग, वॉल वॉल अलग। मेम्ब्रेन होती है डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, जो कि इलास्टिक होती है, रबड़ जैसी, है ना, फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है। लेकिन वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, अपनी जगह पर टिकी हुई रहती है। तो चिपके हुए होते हैं, है ना, सेम नहीं होते, एक ही नहीं है मेम्ब्रेन और वॉल। क्यों लगाएगा, वॉल प्रेशर तभी लगाएगा जब आप उस पर प्रेशर लगाओगे। मैं वॉल हूं, मैं सीधा खड़ा हूं, देखो अभी मैं कहीं प्रेशर नहीं लगा रहा, लेकिन वो जब मेम्ब्रेन मुझ पे क्या लगाएगी, तो मैं अपनी जगह को बनाए रखने के लिए अपनी रिजिडिटी फील करवाता हूं कि भाई मैं रिजिड हूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। आप यहां याद रखिए कि जो टर्जिड सेल होती है वो हमें 2 टाइप की याद करनी है। बोलो, एक तो याद करनी है फुल्ली टर्जिड, और एक याद करनी है पार्शियली टर्जिड। अब पार्शियली टर्जिड और फुल्ली टर्जिड का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप मान लीजिए आपको प्यास लगी है, गर्मियों के दिन है, ठंडा ठंडा पानी, अगर आपको पानी, एक बोतल पानी मिल जाए पीने के लिए, तो गटकते हो आप एक ही सांस में, और फिर इतना पी जाते हो कि जब आप पानी पी के बैठते हो तो फील आता है कि यार ज्यादा पी गए। ये है फुल्ली टर्जिड कंडीशन। भाई अब इतना ज्यादा पानी पी लिया है कि भाई डकार भी आएगा तो लगेगा कि पानी बाहर आएगा, यहां तक आ जाता है पानी आपकी उस हालत में। इसे कहते हैं टर्जिड कंडीशन। बोलो, प्यास थी मुझे 3 गिलास पानी की, मैक्सिमम पी सकता हूं मैं 10। अगर मेरे को पानी पीने के लिए कहा जाए कि कंपटीशन है तो कितने पी जाऊंगा, 10 गिलास पी जाऊंगा। पी कितना सकता हूं, 10। मेरे को प्यास कितने की थी, तो मैंने पिया है 3 से ज्यादा।
पिया है 3 से, मान लो मैं कितने गिलास पी गया, क्या मैं और पी सकता हूं? ये है पार्शियली टर्जिड कंडीशन, कि पानी जरूरत से ज्यादा है लेकिन अभी और आ सकता है, पानी जरूरत से लेकिन अभी और। आप मैक्सिमम पानी पी सकते थे कितना, कितना पी सकते थे? 10 गिलास, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और 10 के 10 गिलास आप पी गए, मैक्सिमम पी सकते थे कितना, और 10 के 10 गिलास आप पी गए। अब कंडीशन ये है कि अगर एक भी वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो सारा बाहर आएगा। ये है फुल्ली टर्जिड कंडीशन, कि जितनी लिमिट थी, जितना पी सकते थे फुल पी गए, मतलब सेल में जितना पानी आ सकता था वो आ गया। बोलो फुल्ली टर्जिड कंडीशन। पानी जरूरत से ज्यादा है लेकिन अभी और आ सकता है, पानी जरूरत से ज्यादा है लेकिन अभी और, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पार्शियली, पार्शियली, समझ रहे हैं? जितनी प्यास थी उतना ही पानी है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही पानी है, और पानी जरूरत से कम है, तो 4 सेल हो गई। बच्चा 3 ही याद करता है, वो याद करता है प्लाज्मोलाइज्ड, फ्लैसिड और टर्जिड। होना चाहिए प्लाज्मोलाइज्ड, फ्लैसिड, पार्शियली टर्जिड और फुल्ली टर्जिड। क्लियर है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। एक बात और आपको याद करनी है यहां पर, वो बात ये है कि जो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस है, क्या है? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है? आप बताइए कि अगर हम इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फिर से रख दें, कौन सी सेल को? बोलो, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसको हमने कहां रख दिया, कहां रख दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। तो आप बताना कि ये सेल जो है वो फिर से क्या हो जाएगी? बोलो टर्जिड हो जाएगी। पहले फ्लैसिड हो जाएगी फिर टर्जिड हो जाएगी। सही है? क्यों? क्योंकि वाटर अंदर की तरफ इसके क्या करेगा, एंटर करेगा। हाँ या ना? यस और नो? तो ये सेल फिर से क्या हो जाएगी? बोलो, अभी प्लाज्मोलाइज थी, फिर फ्लैसिड होगी, और फ्लैसिड के बाद फाइनली क्या हो जाएगी? हाँ या ना? इस प्रोसेस को, बोलो प्लाज्मोलाइसिस के रिवर्स को, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेल में से पानी बाहर जाना, प्लाज्मोलाइसिस, और सेल के अंदर पानी आना। और बताइए, प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं नहीं, कंडीशन है साथ में, पूरा बोलना है मेरे साथ। बोलिए कि प्लाज्मोलाइसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है बट इन शॉर्ट ड्यूरेशंस। मतलब आप किसी सेल को लंबे टाइम तक प्लाज्मोलाइज नहीं रख सकते। अगर सेल कम टाइम के लिए क्या रहेगी, कम टाइम के लिए क्या रहेगी, तो आप डीप्लाज्मोलाइसिस करवा सकते हो। लेकिन अगर सेल लंबे टाइम तक क्या रह गई, तो बताओ कि प्लांट सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि वाटर जो है बच्चे वो बहुत एसेंशियल है सेल की ग्रोथ के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्लाज्मोलाइसिस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन शॉर्ट ड्यूरेशंस, इन, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज रह जाए तो डेथ हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाते हैं और अपने फूड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं लंबे टाइम तक। जैसे रसगुल्ले, जैम, जेलीज, मुरब्बा, अचार, ये हमेशा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर फूड मटेरियल को रखा जाता है, और ये महीनों तक, सालों तक खराब भी नहीं होते। आपने एक बार अचार बनाया, आपने गाजर की अपने घर पे सब्जी बनाई है, लेकिन गाजर की सब्जी आप 1-2 टाइम खाते हो, उसके बाद फेंक देते हो कि भाई अब ये पुरानी हो गई। लेकिन गाजर का अचार आपके महीनों भर घर में चलता रहता है। हाँ या ना? आप देखिए ना, बाकी चीजें जैसे रसगुल्ले हैं, मिठाइयां जो होती हैं, बाकियों के कंपेयर में रसगुल्ले, गुलाब जामुन लंबे टाइम तक चलते हैं। क्योंकि हम कहते हैं चाशनी में रखे हुए हैं, मुरब्बा महीनों तक पैक्ड रहता है, खा सकते हैं आप उसे। उसका रीजन क्या है कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन है वो, शुगर का या सॉल्ट का। तो बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाकर इंफेक्शियस मटेरियल गिरता भी है, तो बोलो उसका फट नहीं जाता, सिकुड़ जाता है भाई मेरे। हाँ, उसका क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेट है। तो सेल जैसे अंदर गिरेगी तो उसमें से बाहर क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। तो बाहर पानी निकलने की वजह से आप बताएंगे कि जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। और श्रिंकर होने की वजह से आप बताएंगे कि सेल लंबे टाइम तक क्या रहेगी? प्लाज्मोलाइज्ड। क्योंकि हम दोबारा अचार में पानी डालने से रहे,
या मुरब्बे में हम दोबारा पानी डालने से रहे, वो तो हमेशा कंसंट्रेट सॉल्यूशन ही रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए प्लाज्मोलाइसिस की इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं अपने फूड मटेरियल को लंबे टाइम तक क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। और ये जो डायग्राम मैंने ए बी सी लिखे हैं, ये तीनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में थोड़ा रिवर्स प्रोसेस से है ये। एनसीईआरटी ने पहले प्लाज्मोलाइसिस फिर फ्लैसिड फिर टर्जिड सेल को लिखा है एबीसी के अंदर, अगर आप देखेंगे तो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पहले किसको लिखा है? प्लाज्मोलाइसिस को, फिर क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें ये प्रोसेस प्लाज्मोलाइसिस से डीप्लाज्मोलाइसिस की तरफ समझाया है। मैं समझा रहा हूं टर्जिड से पहले फिर प्लाज्मोलाइसिस से भी। मैंने एनसीईआरटी कह रही है कि सेल क्या हो गई, तो जब इसको हाइपोटोनिक में रखेंगे तो पहले क्या हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी। सही है बात या नहीं? और मैं पहले क्या कर रहा हूं, टर्जिड को प्लाज्मोलाइसिस की तरफ लाया हूं, फिर यहां से उल्टा चल रहा हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टर्जिड सेल का टर्गर प्रेशर पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा ऐसी सेल जिसका टीपी 0 है, अच्छा ऐसी सेल जिसका टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है, होता किसी का नहीं बोलो, हम एज्यूम करते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछेगा कि किसका होता है तो हम प्लाज्मोलाइज ही आंसर देंगे, हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? टर्गर प्रेशर समझ में आया? वॉल प्रेशर, फ्लैसिड सेल, फुल्ली टर्जिड, पार्शियली टर्जिड, ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या उनको भी बातें समझ में आ रही हैं? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। बेटा क्या कह रही हैं? माइक जोर से बोल, खड़ी हो गए, माइक की आवाज तेज आ रहा है। वो आवाज पता नहीं इसके माइक की ऐसी ही है, फटती है आवाज, क्लियर नहीं है। हाँ अजीब सा ही है। करवाएंगे बेटा, ठीक करवाएंगे आज इसको। मैं ज्यादा दूर करूंगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। और मेरे अंदर से गले की आवाज ज्यादा लगेगी, और मेरे को दिन में 4 क्लास लेनी है। हाँ बेटा, आज ठीक करवाएंगे बच्चे, ठीक है। आवाज नहीं भाई, मेन प्रॉब्लम है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बिंदास रहिए फिर। बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं आज। हाँ बेटा। हाइपर, हाइपो से हाइपर, तो उल्टा इशारा कर रहा है मेरे को, बोल अलग रहा है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? हाँ तो तू हाइपो बोल रहा है फिर। हाँ ये हाइपो है, तो प्लाज्मोलाइसिस। और हाइपर से हाइपो, बस। भाई सिंपल बात समझ के, तू बैक्टीरिया है, समझ मेरी बात, सिंगल सेल है, जिंदा सेल है, खूब पानी है तेरे पास, हाँ या ना। और ऐसे ये सेल है, बैक्टीरियल सेल, इसमें खूब सारा क्या प्रेजेंट है, पानी है, समझ रहे हैं? आप गिरे अचार के डब्बे में, अचार के डब्बे का ढक्कन खुला था, सही है। तो बताओ कंसंट्रेशन पानी की ज्यादा अचार में है या मेरे में है? एग्जैक्टली आप जैसे अंदर गिरोगे तो क्या होना शुरू होगा, प्लाज्मोलाइसिस। तो सेल क्या होने लगेगी, इसके पास पानी की क्या आएगी, क्या उस कम पानी से लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा ये बैक्टीरिया? आपने कभी अचार के डब्बे में पानी मिलाया, तो इसका मतलब कोई पानी तो देगा ही नहीं, और ये सेल लंबे टाइम तक क्या रहेगी। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये सेल लंबे टाइम तक प्लाज्मोलाइज रहेगी तो उसके बाद मर जाएगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम फूड मटेरियल को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करते हैं कि माइक्रोब्स का इस पे इंफेक्शन नहीं होता, है ना। बढ़े भाई आगे। हाँ जी। यही वजह है कि जब फार्मर अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जैसे यूरिया वगैरह जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है उनको, तो वो पानी जरूर देते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि पानी के साथ दो, या पहले यूरिया देके फिर पानी दो, या फिर पानी देकर यूरिया दो, मतलब पानी साथ में जुड़ा रहेगा। अदरवाइज अगर आपने सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स तो डाल दिए लेकिन पानी, तो जो सॉइल है वो हाइपरटोनिक हो जाएगी एज कंपेयर टू प्लांट्स, तो फिर प्लांट वहां पर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने कही ये बात कि जो वाटर है वो भी एग्रीकल्चर के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। ये हमने प्लांट वाटर रिलेशन की लास्ट लाइन में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर और नेचुरल एनवायरनमेंट में पानी भी हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। और बताओ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है,
सेल जो होती है वो हमेशा टर्जिड कंडीशन में रहती है, और वो कंडीशन भी पार्शियली टर्जिड सेल होती है। नॉर्मल सेल जब भी तरह को बोला जाए ना, एक प्लांट सेल बोला जाए, ऐसा बोला जाए कि प्लांट सेल, क्या बोला जाए, तो आपको अपने दिमाग में किसको रख के चलना है? पूछिए क्यों? क्योंकि सेल्स अपनी शेप में हमेशा टर्जिड कंडीशन में ही आती हैं। आप देखना कि अगर एक मुरझाई हुई पत्ती है तो आप नहीं बता सकते कि वो कौन से पौधे की है, लेकिन अगर वो खिली हुई अपनी रियल शेप में है तो आप बता देते हो कि ये पत्ती आम की है, या इसकी है, या इसकी है। तो कोई भी प्लांट अपनी रियल स्ट्रक्चर या शेप में कब आता है? जब वो टर्जिड होता है। और डिमांड पानी की हमेशा बनी रहती है एक नॉर्मल प्लांट के अंदर। इसका मतलब वो प्लांट हमेशा कैसा है? पार्शियली टर्जिड, की टर्जिड भी है और पानी की डिमांड भी है। तो जब भी एक नॉर्मल सेल तेरे को बोला जाए, नॉर्मल केवल प्लांट सेल, तो दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? पार्शियली टर्जिड सेल। ये डिमांड के हिसाब से होता है कि पानी मेरे पास कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से कंडीशन है। बढ़े भाई आगे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? बातें नहीं भाई? लास्ट बेंच पहली बार आया क्या क्लास में? पता है ना तेरे को मेरी क्लास में कैसे बैठना है, तो सीधा बैठ। एक एक को थोड़ी समझाऊंगा मैं। चलिए, अब एक टॉपिक बता रहा हूं छोटा सा, डीपीडी। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूर है, क्योंकि डीपीडी पढ़ेंगे तो वाटर पोटेंशियल जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो वाटर पोटेंशियल। डीपीडी मतलब है डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। बोलो, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डेफिशिएंसी या डिक्रीजमेंट, जो भी आपका मन करे तीनों में से बोल दीजिए आप। डिफेक्ट का मतलब भी कमी है, डेफिशिएंसी का मतलब भी कमी है, डिक्रीजमेंट का मतलब भी कमी है। तो डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी को डीपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम है, ये इस सिस्टम में है प्योर वाटर, प्योर वाटर का डीपी हमने कितना बताया था? मैक्सिमम। ओपी जीरो जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है। और आप बताइए इसके लिए डीपीडी भी कैसा होगा? जीरो। आपको मैं पूछूंगा भाई इसका डीपी कितना, तो क्या डीपी में कोई कमी है? तो जब कमी है ही नहीं तो कमी कितनी है? उसी कमी की तो वैल्यू को समझाना है हमें डीपीडी। हाँ या ना? अब इस सिस्टम के बीच में क्या लगाई? बोलो, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। सिस्टम कितने बना दिए? दोनों तरफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का डीपी, वेरी गुड। ओपी जीरो मींस, और डीपीडी जीरो मतलब? क्लियर है बात आपको? यस और नो? हाँ। अब हमने क्या किया कि जैसे हमने मान लिया कि भाई इधर डीपी मैक्सिमम था और हमने बाहर से क्या मिला दिया? सॉल्यूट मिलाते ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। क्या अब ये प्योर वाटर है? नहीं, अब ये प्योर वाटर नहीं है। मान लेते हैं कि सॉल्यूट कितने मिला दिए, तो आप बताइए कि भाई अब इसका डीपी कम हो गया। मान लेते हैं पहले यहां डीपी कितना था, तो अब डीपी कितना रह गया, तो ओपी कितना हो गया? क्योंकि जितना सॉल्यूट मिलाओगे उतना ओपी बढ़ेगा ना। लेकिन डीपीडी कितना आया? पूछो क्यों? क्योंकि पहले डीपी कितना था, अब डीपी कितना है? कितनी कमी? बस जितनी कमी वही तो डीपीडी है। सॉल्यूट की प्रेजेंस से डीपी में आने वाली कमी, बोलो ऐसे, सॉल्यूट की प्रेजेंस से डीपी में आने वाली इज इक्वल टू डीपीडी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसको थोड़ा आसान शब्दों में पढ़ते हैं। आप बताइए कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर के लिए डीपीडी की डीपी की वैल्यू मान लो 100 है। कितनी है? फुल ऑफ डीपी, डीपी है, डीपी की वैल्यू फुल है, सही है। अब बताओ इसमें मिलाया सॉल्यूट, तो ये बना सॉल्यूशन। क्या बना? अब बताओ कि भाई जो डीपी था ना, डीपी सॉल्यूट मिलाने से वो 60 ही रह गया। कितना रह गया? कितना रह गया? तो बताओ कमी कितनी आई? बस ये है डीपीडी। सही है बात या नहीं?
तो बोलो डीपीडी इज ए मैग्नीट्यूड बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीपी एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डीपी इन द सॉल्यूशन। मतलब इस सिस्टम में मैक्सिमम डीपी कितना था और सॉल्यूट मिलाने के बाद आज डीपी कितना है, इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा। अब आप सोचो, जब शुरू में हमने प्योर वाटर यहां लिया तो डीपीडी कितना था। सोचो मैंने यहां सॉल्यूट मिलाए 10, डीपीडी कितना हुआ। मैंने सॉल्यूट कर दिए 20, डीपीडी कितना हो गया। मैंने सॉल्यूट मिलाए 30, डीपीडी कितना हो गया। मैंने सॉल्यूट मिलाए 40, डीपीडी कितना हो गया। इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट आप मिलाते जाएंगे मैग्नीट्यूड भी उतना। बच्चे का डाउट क्या होता है, सर कहते हैं आके कि सर आपने तो कहा था कि डीपीडी मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली, और आप तो बढ़ा रहे हो, 0 से 40 कर दिया आपने। तो फिर मैं उसको समझाता हूं, कमी से मेरा मतलब है मैग्नीट्यूड, वो डिफरेंस, वो मैग्नीट्यूड, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसका मतलब जितना आप सॉल्यूट मिलाते जाएंगे मैक्सिमम से वो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। मैग्नीट्यूड, अंतर बढ़ता जाएगा ना, डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं। इसका मतलब सॉल्यूट ज्यादा है तो ये डिफरेंस भी, सॉल्यूट कम है तो ये डिफरेंस भी, ये है डीपीडी एक्चुअली। क्लियर है बात या नहीं। अब आप बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात करी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाँ या ना। प्योर वाटर में सॉल्यूट नहीं था तो ओपी कितना था। और बताओ प्योर वाटर में सॉल्यूट नहीं था तो डीपी का मैग्नीट्यूड भी तो 0 था। तो आप बताओ यहां डीपीडी भी 0 है, लेकिन जैसे सॉल्यूट आया तो ओपी बढ़ गया, और जैसे सॉल्यूट आया तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, मतलब डीपीडी भी आ गया। तो आप ये भी कह सकते हो ना कि डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब सॉल्यूट मिलाओगे तो डीपीडी भी बढ़ेगा और सॉल्यूट मिलाओगे तो ओपी भी बढ़ेगा, हाँ या ना। तो आप कह सकते हैं, बोलो फॉर ए सॉल्यूशन, बोलो फॉर ए सॉल्यूशन डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी, हाँ या ना, यस और नो। अच्छे से आप बताइए, फ्री सॉल्यूशन में टीपी एप्लीकेबल नहीं है, बोलो ऐसे। टीपी नोट एप्लीकेबल फॉर ए फ्री सॉल्यूशन। फ्री सॉल्यूशन का मतलब है बोतल में भरा हुआ पानी, गिलास में भरा हुआ पानी, ये एक फ्री सॉल्यूशन है, एक बीकर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। जैसे ये है, ये एक खाली गिलास है, इसमें मैंने पानी भरा, सॉल्यूशन मिलाया, कुछ भी किया, इसकी लिमिट से ज्यादा पानी डाल सकता हूं क्या इसमें मैं। आप सोचें इस गिलास में 200 ml पानी आता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, या 150 ml पानी आता है, 200 का एग्जांपल लेते हैं मैक्सिमम, कितना आता है। वो बच्चा खड़ा हो जाए जो इसमें 201 ml पानी डाल देगा, कोई भी नहीं। और अगर मैं 199 बोलूंगा तो पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब इसकी लास्ट लिमिट कितने की है, इससे ज्यादा पानी। और आप बताओ कि सर टर्गर प्रेशर लगता ही तब है जब पानी जरूरत से क्या हो, और इसमें पानी जरूरत से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा। लिमिट जितना ही पानी आए सेल में तो फ्लैसिड, और लिमिट से ज्यादा पानी हो तो, सही है बात या नहीं। तो बोलो टर्गर प्रेशर तो एप्लीकेबल ही तब है जब पानी जरूरत से क्या हो। तो क्या एक फ्री सिस्टम में एक लिमिट से ज्यादा पानी आ सकता है। तो फिर बोलो एक फ्री सिस्टम के अंदर, एक फ्री सॉल्यूशन के अंदर टर्गर प्रेशर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ रहे हैं बात या नहीं। चलें आगे। यहां तक किसी को डाउट हो तो खड़े हो, या पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ा रहा हूं। पक्का है ना। बोलो फॉर ए प्लांट सेल, मैंने अब क्या लिखा है, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं पार्शियली टर्जिड सेल की। सही है बात या नहीं, हाँ या ना। क्योंकि मैंने बोला कि जब भी प्लांट सेल की बात आए तो मतलब किसकी बात चल रही है। फॉर्मूला याद करना है, बोलो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। बोलो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी तो होता ही है, अभी अभी प्रूफ करके आए हैं हम कि ओपी एंड डीपीडी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा ओपी, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा डीपीडी, हाँ या ना, यस और नो। अच्छे से, बिल्कुल। हो सकता है कि संडे में आपकी क्लास लूं,
ठीक है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं हम सिलेबस में, और प्लांट फिजियो के बाद में हो सकता है मुझे क्लास से बाहर जाना पड़े, इसलिए मुझे सिलेबस कवर करना है इसका। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश तो मेरी सैटरडे तक की है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाया तो संडे को कोशिश करूंगा, क्लास लूंगा मैं आपकी। ठीक है, ऐसे ही जैसे बैठे हैं, हाँ हाँ ऐसे ही। क्लासरूम कभी ऑनलाइन नहीं बच्चे, ऑफलाइन का बच्चा ऑफलाइन में ही पढ़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ, क्लासरूम ऐसे ही होगा। तो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस, डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। वैसे कोशिश है मेरी कि ना लेनी पड़े क्लास मेरे को, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो बात है। अभी आज शायद सौरभ शर्मा सर आएंगे क्लास में? अच्छा ठीक है, उनकी तबीयत मतलब मुझे लगा था बीमार हो तो मैं भी खींच लूं। देखो एक बात समझो, बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है ये फॉर्मूला आया कैसे, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो उसको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला समझाते हैं कि कैसे आता है। बोलो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें एक प्लांट सेल को रखा है हमने। किसको रखा है? ये एक प्लांट सेल है इसके अंदर, ठीक है। प्लांट सेल है तो बोलो सेल की कंपेयर में पानी सॉल्यूशन में क्या है? ज्यादा, तभी तो सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक होने का मतलब होता है कि वाटर की अमाउंट क्या है? वेरी गुड। अगर वाटर ज्यादा है बाहर तो इसका मतलब वाटर अंदर है, तो सेल का डीपी सॉल्यूशन की कंपेयर में कम होगा या ज्यादा? सही है बात या नहीं? क्योंकि जहां पानी ज्यादा है वहां डीपी पानी का ज्यादा है, सही है। अब अगर यहाँ पानी कम है तो इसका मतलब सॉल्यूट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ओपी क्या रहेगा? इनिशियली बात कर रहा हूं मैं, इनिशियल वैल्यू की, है ना। फिर आप बताओ, अगर ओपी ज्यादा है तो सेल का डीपीडी भी किसकी कंपेयर में? और अगर बच्चे यहां पानी क्या है तो टर्गर प्रेशर, पानी कम तो टर्गर प्रेशर, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो अप्लाई तब होता है जब पानी क्या हो, तो पानी कम तो टर्गर प्रेशर, पानी ज्यादा तो टर्गर प्रेशर। ये वैल्यू तो इनिशियल वैल्यू है, हाँ या ना? अब बताओ कि भाई पानी सेल के अंदर एंटर करेगा या बाहर आएगा? पक्का अंदर एंटर करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का डीपी ओपी, क्योंकि जितना पानी अंदर जाएगा ओपी कंपैरेटिवली कम होगा, डीपीडी, सही है, और टीपी, सही है, हाँ या ना? अच्छे से। तो फिर हो गया ना हमारा क्वेश्चन। बोलो अगर टीपी कम है तो डीपीडी, और टीपी ज्यादा है तो डीपीडी, तो हो गई बात। फॉर्मूला था डीपीडी इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं सॉल्यूशन के लिए डीपीडी इज इक्वल्स टू, लेकिन अब सेल के रिस्पेक्ट में क्या एप्लीकेबल है? अगर टर्गर प्रेशर कम है तो डीपीडी, टर्गर प्रेशर ज्यादा तो डीपीडी, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम? और बताइएगा, अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस लगता है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी तो होता ही है सॉल्यूशन के लिए, देखो यहां पढ़ा हमने, हाँ या ना? लेकिन जब टर्गर प्रेशर भी अप्लाई होगा तो वो डीपीडी के ऑपोजिट होगा, कि इसका मतलब जितना ज्यादा टर्गर प्रेशर रहेगा उतना कम रहेगा कौन? डीपीडी। और जितना कम टर्गर प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा रहेगा क्या? तो अपोजिट चलता है, इसलिए फॉर्मूला बनता है डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी। और आप बताइए कि एक पार्शियली टर्जिड सेल में तीनों वैल्यूज होती हैं, टीपी भी होता है, ओपी भी होता है, डीपीडी भी होता है। अब एक बात और सीखना मुझसे आप, क्या सीखना है आपको? वो ये सीखना है कि पानी जो है वो ज्यादा डीपीडी की ओर जाता है या कम डीपीडी की ओर? ध्यान से देखो बोर्ड पे, फिर मुझे बताओ कि वाटर का जो मूवमेंट है वो डीपी हाई से डीपी, अरे डीपी देखना यार, मैक्सिमम से जीरो की तरफ, कम की तरफ आ रहे हो आप। डीपी यहां कितना है और सॉल्यूशन में कितना है ना? ध्यान बोर्ड पे रखेगा तो ज्यादा समझ पाएगा। ओपी लो से ओपी, ओपी लो से, इधर देखो ओपी जीरो था प्योर वाटर का, और इधर ओपी क्या है, तो इसका मतलब ओपी ज्यादा है सॉल्यूशन का।
डीपीडी, वेरी गुड, सीख गए ना तुम लोग, हाँ या ना। इसका मतलब जितना ज्यादा होगा डीपीडी, बोलो जितना उतना ज्यादा होगा, इसीलिए डीपीडी को सॉल्यूशन की वाटर डिमांड कहते हैं, या बोलो सॉल्यूशन का सक्शन प्रेशर कहते हैं। और सक्शन प्रेशर को इन शॉर्ट, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सॉल्यूट प्रेशर को ओपी लिखना है, एसपी अगर शॉर्ट में लिखा आएगा तो सक्शन प्रेशर होगा, और सक्शन प्रेशर डीपीडी का ही दूसरा नाम है। और बोलो जितना ज्यादा क्या होगा, वाटर की डिमांड भी उतनी। तो आप देखो शुरू में सॉल्यूशन कैसा था और सेल में डीपीडी क्या था, तो डिमांड ऑफ वाटर, तो वाटर सेल के क्या हुआ, अंदर गया तो फिर डिमांड क्या होने लगी, जितनी डिमांड कम हुई टर्गर प्रेशर उतना ही। इसका मतलब सेल में अगर टर्गर प्रेशर ज्यादा है तो डिमांड, और टर्गर प्रेशर कम है तो डिमांड, तो सेम डायरेक्शन में है अपोजिट, इसलिए डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी फॉर्मूला बनता है आपके पास। क्लियर है बात आपको, हाँ या ना। अब देखो आप, हमारे पास अलग अलग सेल्स हैं, ये तो पार्शियली टर्जिड सेल के लिए हो गया। क्या पार्शियली टर्जिड सेल में अभी और पानी आ सकता है, तो डिमांड है पानी की उसके पास। क्या पार्शियली टर्जिड सेल में प्योर वाटर है या सॉल्यूशन, सेल के साइटोप्लाज्म में प्योर वाटर होता है या सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन होगा तो ओपी भी रहेगा, हाँ या ना। और सेल पार्शियली क्या है, तो पानी जरूरत से ज्यादा है या कम है, ज्यादा, तो उसमें क्या रहेगा, तो बोलो पार्शियली टर्जिड सेल एक ऐसी सेल है, बोलो ऐसे, जिसमें तीनों वैल्यूज होंगी, डीपीडी की वैल्यू भी है, ओपी की वैल्यू भी है, टीपी की वैल्यू भी है। इसलिए डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी जो फॉर्मूला बनता है वो एक पार्शियली टर्जिड सेल के लिए बनेगा, किसके लिए बनेगा। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे याद करो, बोलो फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड सेल में आप बताइए कि डिमांड है ही नहीं, डीपीडी क्या आएगा, बोलो कैसे आएगा, बोलो टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बोलो इन फुल्ली टर्जिड सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू, सो डीपीडी क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। बच्चे इसको याद कर लेते हैं उल्टा, फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी जीरो होता है इसलिए ओपी इज इक्वल्स टू टीपी होता है, मतलब डीपीडी जीरो होता है क्योंकि ओपी इज इक्वल्स टू टीपी हो जाता है। आप बोलो नहीं, ओपी टीपी इक्वल होते हैं इसलिए डीपीडी जीरो होता है। ओपी की वैल्यू 10 थी, टीपी भी 10 हो गया एंट्री ऑफ वाटर से, तो डीपीडी की क्या वैल्यू आई, हाँ, बच्चा याद कर लेता है डीपीडी जीरो है इसलिए ओपी इज इक्वल टू टीपी है, बोलो नहीं, ओपी इज इक्वल टू टीपी है इसलिए डीपीडी जीरो है, ऐसे याद करना है, उल्टा याद नहीं करना है इसको, हाँ या ना। दूसरा, बोलो जो फुल्ली टर्जिड सेल होती है, बोलो ऐसे, फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। भाई गर्दन सबकी सीधी होनी चाहिए, ध्यान सबका बोर्ड पे है ना। ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये कभी समझ में, और मैं आपको बताऊं लास्ट में जब मैं इसको समराइज करूंगा तो आपको सिर्फ एक वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू अपने आप निकल आती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए बातों पर, सारी बातें एनसीईआरटी की चल रही हैं। डीपीडी वाला जो टॉपिक है वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बातें वही कवर कर रहा हूं जो आपको एनसीईआरटी समझने में हेल्प करेंगी, और आगे टॉपिक्स को भी, और एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप +4 करें, ठीक है। तो बताइए ओपी इज इक्वल टू टीपी, और तो डीपीडी क्या हो गया, तो एक फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मतलब कहां मिलेगी, मैक्सिमम टर्गर प्रेशर आपको कहां मिलेगा, फुल्ली टर्जिड सेल में, क्योंकि उसमें टर्गर प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू एंट्री ऑफ, और फुल्ली टर्जिड सेल में जितना पानी आ सकता था वो आ चुका है, इससे ज्यादा आएगा नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम टर्गर प्रेशर कहां मिलता है, तो आप बताइए फुल्ली टर्जिड सेल में, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना।
अब देखो मैक्सिमम टर्गर प्रेशर आ गया फुल्ली टर्जिड सेल में, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम टर्गर प्रेशर है वो हमेशा किसके बराबर रहता है? क्योंकि आप देखो ना फुल्ली टर्जिड सेल में ओपी इक्वल्स टू क्या होता है, तो इसका मतलब टर्गर प्रेशर कभी ओपी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। टर्गर प्रेशर कभी ओपी से ज्यादा, अगर आपसे कोई पूछ लेना कि एक सेल का ओपी है 10, कितना, बताओ इसका कौन सा टर्गर प्रेशर नहीं हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 2, 4, 10, 12। हाँ, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टर्गर प्रेशर हमेशा सेल में ओपी से कम या ओपी जितना रहेगा ये आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम वो होता ही ओपी के बराबर है, तो ओपी से ज्यादा कभी टर्गर प्रेशर आपको मिलेगा नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? हाँ या ना, यस और नो? अब अगर लिख दें कि एक सेल में ओपी है 10, टीपी है 12, तो बोलो टेक्निकली गलत हो गया फिर ये। हाँ, ये लिख दें कि ओपी है 12, टीपी है 10, बोलो ये टेक्निकली ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एक सेल तो हो गई पार्शियली टर्जिड, एक हो गई फुल्ली टर्जिड, एक बोलो होती है फ्लैसिड सेल। और फ्लैसिड सेल में याद करो टीपी की वैल्यू कैसी होती है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या रहता है? जीरो, ना पानी अंदर जा रहा है ना पानी बाहर आ रहा है, तो टर्गर प्रेशर कैसा रहेगा? तो आप बताएंगे डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस जीरो, तो फॉर्मूला हो जाएगा डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी। तो आप बताओ कि एक फ्लैसिड सेल एक फ्री सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। आप देखो एक फ्री सॉल्यूशन में भी डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी होता है। और बोलो एक फ्लैसिड सेल में भी टर्गर प्रेशर जीरो है, तो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी आता है। और नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं, बोलो प्लाज्मोलाइज्ड सेल। कैसी सेल? अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए बोलो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस माइनस टीपी, तो फॉर्मूला बन जाएगा बोलो डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी प्लस टीपी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बताओ सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी सेल में है पानी की? प्लाज्मोलाइज्ड सेल में, क्योंकि यहां डीपीडी की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना? और ऐसी कौन सी सेल है जिसमें पानी की डिमांड है ही नहीं? फुल्ली टर्जिड में पानी की डिमांड जीरो है। समझ पाए हैं बात या नहीं? ये बातें समझ में आ रही हैं, ऊपर से जा रही हैं? हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास ना मान लो 2 सेल है, सेल ए, सेल बी, बोथ आर मतलब सेल है तो मेम्ब्रेन तो रहेगी रहेगी। सिस्टम्स को अलग अलग करते हैं। ओपी और टीपी की वैल्यू लिख रहा हूं, 10 और 6। डीपीडी की वैल्यू बताओ सेल ए के लिए क्या आएगी? 10 माइनस 6 होगा ना, ओपी माइनस टीपी, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, और सेल बी के लिए कितना आएगा? तो बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? लो डीपीडी टू कम डिमांड से, हाँ मैं वो तो दिमाग बाद में लगाना, पहले तो डिमांड पे आ। डिमांड सेल में ज्यादा कहां है? किसमें है? सेकंड में डिमांड, और डिमांड कम किसमें है? तो पानी कहां से कहां जाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इस टॉपिक को नहीं लिखा गया है, पूछो क्यों? क्योंकि डीपी वाले कॉन्सेप्ट की एडवांस फॉर्म है अब वाटर पोटेंशियल। पूछो क्यों? आप सोचना, अभी वैल्यूज लिखने में मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगा था, अगर आपको ध्यान रहे तो मैंने सोच के वैल्यूज लिखी थी। पूछो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग कंफ्यूज हों। पूछो कैसे? बच्चा कहता है अभी तो थोड़ी देर पहले समझा के आए हो कि पानी लो ओपी से कहां जाता है, और यहां आप पढ़ा रहे हो हाई ओपी से। कॉन्सेप्ट का जस्ट उल्टा हो गया, हाँ या ना? तो बोलो ओपी की वजह से पानी कभी जाता ही नहीं है, पानी जाता है हमेशा डीपीडी की वजह से, डिमांड की वजह से। लेकिन डीपीडी को समझाते टाइम एक प्रॉब्लम आती है ओपी वाली। डीपीडी को समझाते टाइम एक प्रॉब्लम आती है, कौन सी? ओपी वाली। ये प्रॉब्लम आई गई ना आपके सामने कि ओपी हाई टू लो कैसे जा रहा है, पानी लो टू कहां जाना चाहिए?
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलो नया कॉन्सेप्ट आया, वाटर पोटेंशियल। क्या कॉन्सेप्ट आया? क्या कॉन्सेप्ट आया? हाँ, तो अभी हम किस पे बात करेंगे? वाटर पोटेंशियल पे। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं आपको? मतलब सेल के रिस्पेक्ट में जब भी आपने वाटर फ्लो देखना है तो आपने वाटर फ्लो किसके कारण देखना है? हाँ, आप ओपी की वजह से देखने के बजाय प्रायोरिटी किसको देंगे आप? डीपीडी को, सक्शन प्रेशर को, वाटर डिमांड को। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? कितने लोगों को लगता है कि डीपीडी वाला समझ में आया तो वाटर पोटेंशियल भी समझ में आएगा? क्लियर है आपको ये चीजें, या पूछेंगे कुछ आप? ये याद है अच्छे से? फ्लैश रहो भाई, तू बातें मत कर, काम है तो मुझे बता कोई। हाँ, तो फिर क्या कर रहा है? तो हंस क्यों रहे हो फिर दोनों एक दूसरे को देख के? ऐसे मत कर यार, मुझे तो यही लगेगा ना तुम बातें करके हंस रहे हो दोनों के दोनों। तेरे को देख के नहीं हंस रहा? चलो मैंने गलती कर दी भाई, सॉरी। और तू भी, तेरी आंखें तो अब ठीक हो गई ना? सॉरी सर बोलने से काम चलता है क्लास में? शुरू में तो चलो ठीक है, एडवांटेज लेता रहा तू, और मैंने भी तेरे को कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है बच्चे की आंखें खराब है, अब तो ठीक है। तो अब एडवांस एडवांटेज मत ले भाई। नहीं पढ़ना, बैग उठाओ बाहर चलो, सबसे बढ़िया चीज है ये। उससे क्या कि मैं देखूंगा नहीं तो मैं डांटूंगा भी नहीं। और अगर क्लास में बैठ गए तो मतलब फिर ईमानदारी से टॉपिक कवर करना है, फिर उसमें कचरा नहीं करना है अपने को। समझ रहे हैं बात या नहीं? एग्जैक्टली क्योंकि जो ऑनलाइन घर पे बैठे हैं उनको तो मैं देख नहीं पाता, वरना उनका भी मेरे को पता रहे कि भाई पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। फुल्ली टर्जिड होने से डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है, डिमांड से मतलब है। अब तू सोच एक बात, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ पानी का क्या होना। अब सोचो एक सेल है, बिल्कुल छोटी सी माइक्रोस्कोपिक, और उसको तूने पानी की बोतल में रख दिया, तो इसका मतलब ये है कि बोतल का आधा पानी जो है वो सेल के अंदर चला गया है, तभी आएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डीपीडी जीरो होने का मतलब है कि सेल की डिमांड ऑफ वाटर क्या हो गई है? जी जीरो हो गई है, डिमांड ऑफ वाटर। इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम हम सिस्टम्स में पढ़ते हैं या दो सेल्स के बीच में पढ़ते हैं, सेम साइज सेम वॉल्यूम की सेल्स जो होती हैं उनमें इक्विलिब्रियम आएगा। अब तो इस हिसाब से तो एक छोटी सी सेल को पानी की बोतल में रख के कह दे कि इक्विलिब्रियम हो गया, वो तो तब होगा जब आधी बोतल जो पानी है बच्चे वो किसके अंदर चला जाए? सेल के अंदर, और ये कभी होगा ही नहीं। तो वो तो तब पॉसिबल है जब दोनों तरफ सिस्टम कैसा रहे, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। सेल के अंदर 100 वाटर मॉलिक्यूल है, बोतल में 10 लाख है। बढ़े भी आगे? मैंने ये नहीं किया ये, मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमने पहले कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था कि अगर कोई सेल किस में रखी हुई है, हाइपरटोनिक में, तो सेल कैसी होगी, और अगर आइसोटोनिक में है तो, और अगर हाइपोटोनिक में है तो। मैं यही कह रहा हूं कि जब वो टर्जिड होगी, तो टर्जिड के केस में दो टर्जिड हैं, या तो पार्शली या फुल्ली। फुल्ली टर्जिड है तो डीपीडी जीरो आएगा, पार्शली टर्जिड है तो तीनों वैल्यू रहेंगी। और अगर मैंने आइसोटोनिक में रखा और सेल कैसी आई, तो फ्लैसिड सेल के लिए ये बनेगा फॉर्मूला, और अगर सेल कैसी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा। तो पहले मैंने तीनों सेल समझाई कि ये कैसे कंडीशन आई, फिर उन तीनों कंडीशन पर डीपीडी को अप्लाई किया। इसका क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चला कि सेल कौन सी है? और मैंने सबसे पहले क्लियर ये किया था कि सेल फ्लैसिड कब होगी, प्लाज्मोलाइज कैसे होगी, और टर्जिड कैसे होगी। वो होगी अपने रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन के साथ। अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो सेल टर्जिड हो जाएगी, सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो सेल फ्लैसिड रहेगी, और सेल अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। अगर ऐसी सेल्स हैं तो उनके लिए डीपीडी की वैल्यू कैसी आएगी? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं, बढ़े आगे। और कोई प्रॉब्लम? चलो फिर वाटर पोटेंशियल शुरू करते हैं। बोलो वाटर पोटेंशियल मींस साई डब्ल्यू। ठीक है, बोलो फ्री एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए सॉल्यूशन।
मतलब तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, आपको दुखी नहीं होना। फ्री एनर्जी लिखा हो, पोटेंशियल लिखा हो, काइनेटिक लिखा हो, आप तो बताओ वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मतलब वाटर पोटेंशियल। बोलो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा उतने ज्यादा। एक सॉल्यूशन में 100 वाटर मॉलिक्यूल, एक सॉल्यूशन में 60, सही है। तो बताओ ज्यादा एनर्जी किसमें? सिंपल बात है, जहां पानी ज्यादा वहां। एक चीज और क्लियर करता हूं, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 183 से पढ़ेंगे ना इसको, हाँ या ना? लेकिन आप इंट्रोडक्शन 183 से थोड़ी पढ़ेंगे, हाँ 179 से पढ़ेंगे। तो 179 पे जब आप वाटर पोटेंशियल देखते हैं ना हेडिंग, तो वहीं आप इंट्रोडक्शन में जाइए। इंट्रोडक्शन में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के, कितने बच्चों ने पढ़ा था इसको एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन को? हाथ उठाओ ईमानदारी से। देखो, टीचर की बात 50% से भी कम बच्चे मानते हैं, है ना? और फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा जो सर पढ़ा रहे हैं बढ़िया नहीं पढ़ाते, है ना? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली मैं सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बच्चे ऐसे कर देते हैं ना सेटिंग सर जो पढ़ाते हैं समझ नहीं आता। भाई तू कितना एफर्ट लगाता है वो बता पहले, क्योंकि ये तो एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, या नहीं? हाँ, देखो, मैं प्योर एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, मैं नोट्स लिखवाता ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरों के बारे में चलो फिर भी बच्चा कह देता है कि वो नोट्स भी लिखवा रहे हैं, ये भी करवा रहे हैं, वो भी करवा रहा हूँ। मैं प्योर क्या पढ़ाता हूँ? मेरी बात को 50% से कम बच्चे मानते हैं, तो दूसरों का क्या हाल करते होंगे आप लोग? देखो, समझदार बनिए, और जो काम की चीजें हैं उनको फॉलो करिए बच्चे उनको। एनसीईआरटी में देखिए पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में एक टर्म लिखी है एनसीईआरटी ने, केमिकल पोटेंशियल। लिखिए क्या? 179 पे जहां वाटर पोटेंशियल लिखा है उसके ब्रैकेट में केमिकल पोटेंशियल भी लिख लो आप। बोलो वाटर पोटेंशियल और केमिकल पोटेंशियल एक ही बात है। पूछो क्यों? हमने कहा कि लिविंग सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस, बोलो ऐसे, केमिकल रिएक्शन हमेशा लिक्विड मीडियम में होती हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म में 70% से ज्यादा क्या है? तो बोलो जहां पानी क्या होगा, वहां केमिकल रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा या कम? वही बात, इसलिए कहते हैं कि पानी ज्यादा तो केमिकल रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी भी, केमिकल रिएक्शन होने की एफिशिएंसी भी। तो बोल दो केमिकल पोटेंशियल। तो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल तो एक ही वर्ड है, कि जहां पानी ज्यादा है वहां केमिकल रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए इसको केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। तो आप बताइए, वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी? अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आप बताओ कि शुरू में यहां प्योर वाटर था ना, प्योर वाटर में आप बताइए कि जो वाटर पोटेंशियल होगा, यहां ये जो त्रिशूल बना रहा हूं इसको साई कहते हैं, पैरों में डब्ल्यू लिख रहा हूं, तो बताइए पोटेंशियल को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल को, और पैरों में क्या लिख रहा हूं, तो मतलब पोटेंशियल ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल हो गया। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बोलो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज 0। इसलिए मैंने ओपी 0 लिखते टाइम मिनिमम लिखा था, डीपीडी 0 लिखते टाइम मिनिमम लिखा था, क्योंकि वाटर पोटेंशियल 0 लिखते टाइम आपको मैक्सिमम कंसीडर करना होता है, हाँ या ना? अब बताओ, हमने इस प्योर वाटर में क्या मिलाए? सॉल्यूट मिलाने पर ये क्या बन गया? और जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल कम रहे या नहीं? क्योंकि जितने सॉल्यूट थे उतने सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स बिजी हो गए। तो अब बताओ यहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? तो आप बताओ, फ्री वाटर मॉलिक्यूल अगर कम हो गए तो साई डब्ल्यू भी तो नेगेटिव में चला गया, क्योंकि मैक्सिमम कितना था? मैक्सिमम कितना था? मैक्सिमम कितना था? अब उस मैक्सिमम से क्या हो गया? अब 0 से कम होगा तो किसमें जाएगा? 0 से कम होगा तो किसमें जाएगा? 0 से कम होगा तो किसमें जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? तो 0 से कम होना मतलब नेगेटिव में जाना, बोलो ऐसे, 0 से कम होना मतलब। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम?
बढ़ू आगे। अब देखो आप, यहां नेगेटिव हो गया वाटर पोटेंशियल और इधर, तो अब आप बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो हाई साई डब्ल्यू से लो साई डब्ल्यू की तरफ होता है। मतलब वाटर हमेशा अपनी हाई एनर्जी से, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ए में थे तो उसका वाटर पोटेंशियल भी, कम वाटर मॉलिक्यूल बी में थे तो उसका वाटर पोटेंशियल। तो बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल अपनी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ चलते हैं, हाँ या ना? आप बताइए, जैसे डीपीडी को डिफाइन करते हैं तो दो प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी हो जाता है, ओपी और, ऐसे आप बताइए कि वाटर पोटेंशियल डिफाइंड बाय टू प्रॉपर्टीज, वन इज सॉल्यूट पोटेंशियल, इसका दूसरा नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी है, ठीक है? और इसे साई पी से साई एस से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? और वाटर पोटेंशियल को समझाने वाली दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बोलो, प्रेशर पोटेंशियल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? बोलो, इसे साई पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? एग्जैक्टली तो सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को लिखते हैं साई, प्रेशर पोटेंशियल को लिखते हैं साई, और जो फॉर्मूला बनता है बच्चे वो बनता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। पूछो कैसे? कल आओ, यहीं से शुरू करूंगा मैं, है ना? वाटर पोटेंशियल से ही शुरू करेंगे, फिर आपको नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू समझाऊंगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। पेज नंबर 180 पर फिगर 11.3 है, यहां 7 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कितने? बच्चा कहता है मेरी एनसीईआरटी में 6 ही हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई तेरी एनसीईआरटी पुरानी है, नई एनसीईआरटी में जी क्वेश्चन भी आ गया साथ में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इन 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनके आंसर बताऊंगा। इनमें बच्चा हमेशा पहले दूसरे क्वेश्चन में कंफ्यूज रहता है, तो उनको भी क्लियर करेंगे। तो कल यहीं से शुरू करेंगे वाटर पोटेंशियल पूरा, ठीक है? मिलते हैं। अच्छा, डाउट्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट ब्रेक में मिलूंगा नीचे, है ना? 3-4 क्लास है, 501 नंबर कमरे से निकलूंगा बाहर, तो उस टाइम पे आइए आप मेरे पास, जो भी आपको डाउट्स हैं। हाँ माही।